हेलो एवरीबॉडी। तो क्या हुआ, आज का एग्जाम आप लोग का कैसा रहा? जल्दी से कमेंट कीजिए। हिंदी का एग्जाम आप लोगों का कैसा रहा? फास्ट जल्दी से कमेंट कीजिए। आज का हिंदी का कैसे एग्जाम रहा? फास्ट जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी से। फास्ट जितना जल्दी हो सके कमेंट कीजिए। सभी लोगों का ठीक से एग्जाम गया या नहीं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जूम वाले का भी अच्छा रिप्लाई आ रहा है कि सबका एग्जाम बहुत अच्छा गया है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सभी का अच्छा जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए। तो क्योंकि आप लोग कमेंट करते रहिए, हम मोबाइल निकाल के रखे हुए हैं, आपका लोग का कमेंट भी हम देख पा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज का जो हम लेने वाले हैं वो मैथ का रहेगा। और मैथ के ऑब्जेक्टिव पर हम लोग इस तरीका से प्रैक्टिस करेंगे और उसके बारे में समझेंगे। देखिए यहाँ पर जो हम मैथ बताने जा रहे हैं, तो हम एक तरीका के मैथ ऐसे सिमिलरली आपको मैथ पूछे जाएंगे, ठीक है। और हम मल्टीपल तरीका से ये सारे चीजों को आप लोग को कंसीडर करवाएंगे, इसलिए आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखिए और ध्यान से इस चीज को समझिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर किन्हीं को भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए ठीक है, सभी लोगों को शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा जुड़ सकते हैं जुड़िए, क्योंकि अब लास्ट टाइम है, लास्ट रिवीजन है। और अभी अच्छा सा परफॉर्मेंस करने के लिए अभी जरूरी है, क्योंकि अभी का परफॉर्मेंस अगर खराब रहा तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। चलिए, तो आप लोग आई थिंक क्वेश्चन जो है वो दिख रहा होगा। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरा फर्स्ट है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इतना इजी है। और इस तरीका के क्वेश्चन अगर आए तो व्यक्ति जो बच्चे होते हैं वो ये संयुक्त देख करके, छोटी संयुक्त संख्या को देख करके घबरा जाते हैं। आप इस ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन एक है, दो है, तीन है और चार है। हमारा ऑप्शन जो है ए नंबर सही होगा, ऑप्शन एक जो है वो हमारा सही होगा। क्यों एक क्यों सही होगा, दो क्यों नहीं सही होगा? दो क्यों, तीन क्यों नहीं सही होगा? बेसिकली आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, छोटी संयुक्त संख्या बोल रहा है। और जब भी छोटी संयुक्त संख्या बोले तब आपको ऑप्शंस बताने हैं दो। सबसे छोटी संयुक्त संख्या जो होगी वो हमारी कितनी होगी? दो, यानी कि हमारा ऑप्शंस नंबर दो सही होंगे। क्वेश्चन नंबर दो है, पाई है, या फिर इसको आप इसको कभी कभी इस तरीका से पूछ सकता है कि पाई एक कैसी संख्या है। या फिर आपको ऐसे ही पूछ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा संख्या मतलब कि परिमेय है या अपरिमेय है। इस तरीका से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि आपका जो तीन नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा वो भी इस तरीका का क्वेश्चन है। फिलहाल हम लोग दो नंबर क्वेश्चन में, दो नंबर में बताइए कि पाई एक कैसी संख्या है। तो याद रखिएगा, पाई हमेशा एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई कैसी संख्या है? तो पाई अपरिमेय संख्या है। दूसरा नंबर है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय अपरिमेय संख्या है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या हो सकता है? जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए, कौन अपरिमेय संख्या हो सकता है? रूट थ्री बाई ट्वेल्व, टू बाई टेन, सेवन बाई सेवन, रूट दोनों सेवन बाई सेवन है। और नीचे में है डी रूट टू बाई रूट टू इंटू रूट टू। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे इसमें पूछ रहा है कि कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ये बनाते हैं इसको, तो ये हमारा सेवन टू सेवन कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? रूट अंडर वन। इसका आंसर हो जाएगा रूट
1 और इसका जो फाइनल आंसर लिखेंगे वो √1 का रूट तोड़ेंगे तो 1। इसमें आप अगर 2 से 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 2, जो कि अपरिमेय संख्या नहीं है और ये भी नहीं है। यहाँ पर अगर हम काटते हैं तो ये इससे इसे कैंसिल होगा और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा रूट अंडर सॉरी हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा रूट अंडर 1 और बाई 5 ये आएगा। अच्छा, अगर आप इसको देखें तो अगर इसको अगर हम कैंसिल करते हैं, इसका हमारा आंसर जो आ जाता है वो आ जाता है रूट अंडर 1 बाई 4। क्लियर है? 1 का अगर रूट निकालेंगे तो वो 1 आएगा और 4 का रूट निकालेंगे तो वो 2 आ जाएगा। यानी कि ये जो है अपरिमेय संख्या तो हो नहीं सकती क्योंकि रूट के अंडर है। ये भी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, ये भी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये √1/5 अगर इसको अगर आप तोड़िएगा तो यह आ जाएगा 1 बाई रूट अंडर 5। याद रखिएगा कि जब भी हम आपको आंसर लिखेंगे तो वो डिफरेंट कलर्स का यूज करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा बी। आप क्वेश्चन को भी ध्यान से पूछिएगा, यहाँ पर अपरिमेय पूछ रहा है या परिमेय पूछ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर परिमेय पूछ देवे और ऑप्शन जो है आपको ये सारे बदले हुए रहेंगे, तो इस बात का आपका ध्यान रखना होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम 3 नंबर क्वेश्चन में 2-3 टाइप के क्वेश्चन क्लियर कर दिए है ना, कि यहाँ पर किस तरीका से परिमेय अपरिमेय है तो परिमेय टाइप से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि दो संख्याओं का लस तथा मस बराबर है। क्या बोले थे? लस और मस बराबर है तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्योंकि एक बात देखिए, अगर मस और लस किसी दो संख्या का पूछ रहा है तो अगर हम कोई दो सेम संख्या लेंगे तो उसका मस बराबर हो सकता है, उसका मस बराबर हो सकता है, लेकिन उसका लस बराबर नहीं होगा। तो लसा बराबर कब होगा? जब दोनों संख्या बराबर होगा। बचपन में जब भिन्न का जोड़ सबसे पहले सीखे होइएगा तो क्या होता था कि जो हम हर दोनों का हर लेकर के उसका एलसीएम निकालते तो सर हम लोग को सबसे पहले हम भी सीखे हैं यार, इसलिए हम लोग को आप सीखे था आप लोग को कि नीचे में क्या होगा सेम अंक लगा देते थे। 5 है तो हम लोग जानते थे ये 5 है तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 5 होगा। यानी कि अगर कोई दो सेम संख्या रहे तो हमारा लसा और मसा बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन इसका कौन सा सही होंगे? तो ऑप्शन हमारा बी सही होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या 0.29 0.29 इसका जो है 2 और 9 है तो इसके ऊपर जो रैकरिंग लगा हुआ है तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसमें से कौन सा होगा? तो याद है इस क्वेश्चन में ज्यादा नहीं, इसमें क्या काम करना है, देखिए 0.29 है इक्वल टू x मान लीजिएगा। ठीक है, इधर क्या है कि 2 अंक है और ये दो दो अंक है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई 100 से आप कर दीजिएगा। 100 से करने के बाद आप दोनों को क्या करिएगा, समराइज कीजिएगा और वैसे तो एक जो है आंसर इधर आ जाएगा और आपका जो है 29/99 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? या फिर अगर इस तरीका से आपका क्वेश्चन पूछता है तो आप एकदम सिंपल रहिए कि इसमें जो इधर अंक अगर इस तरीका से अगर कोई भी क्वेश्चन 5 नंबर जैसा सेम टू सेम अगर कोई भी क्वेश्चन रहे तो याद रहे ऊपर में 29 रहेगा बट नीचे में एक माइनस कर देना, जैसे कि 29/99। ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए आपको सॉल्यूशन करना होगा, जो कि हम जो सब्जेक्टिव का जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उस टाइम आपको हम बता देंगे, क्योंकि एक बार हम रिवीजन करते हुए जा रहे हैं ताकि ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारा क्लियर हो सके। ठीक है, तो 5 नंबर का जो हमारा आंसर आ रहा है वो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, डी। चलिए एक 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 16 डिग्री। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 16 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? पहले यहाँ पर देखते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान हो जाता है √3/2। ये ना होता है साइन 60 डिग्री का मान √3/2। अब यहाँ पर क्या काम करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। इसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। हमारा वैल्यू जो है वो निकल कर क्या आ जाएगा 3/4। कितना आ जाएगा? 3/4। अब आप एक चीज और देखिए 1 माइनस में है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस और यहाँ भी हो जाएगा क्या 1 माइनस। अब यहाँ पर इसको अब घटाएंगे 4 1 जा 4,
4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1। यहाँ पर भिन्न का घटा बनेंगे तो 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 में से 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 1 अब बटा 4, यानी कि 1/4 हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी है, वो करेक्ट है। क्लियर है। आगे कहते हैं कि निम्नलिखित में से इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा, आप देख सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के लिए हम कई बार बताए हैं कि जिसका हर में 1/1 नीचे 2 कितनों आ जाए, खाली 2 रहे, कितनों 2 रहे, 2 के अलावा कोई और अंक नहीं रहना चाहिए, या खाली 5 रहे, कितनों 5 रहे, 5 के अलावा कोई और अंक नहीं रहना चाहिए। अगर कोई और अंक है तो वो 2 और 5 ही रहना चाहिए। इसके सिवा अगर कोई अदर अंक आता है तो हमारा वो दशमलव, उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो देखिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन है 7/40। देखिए तो 40 का कितना आ सकता है, 40 का हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8/40। इसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई देख रहे हैं केवल 2 और केवल 5 आ रहा है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लेकिन अभी बी देखिए तो यहाँ पर आपको केवल 2 नहीं, यहाँ पर 2 आ ही नहीं रहा है। यहाँ पर 2 आएगा लेकिन इसके साथ अदर अंक 3 भी ऐड हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2 तो आ ही नहीं रहा है, या फिर 5, इस दोनों में तो कभी आ ही नहीं सकता। 5 का वही होगा जिसका लास्ट वाला प्लेस या तो 5 हो और या तो 0 हो, वही 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आंसर तो ये तीनों तो होगा ही नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है इसमें हम आपको ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और चाहेंगे कि बहुत कम वे में आपका क्लास जो है वो खत्म हो जाए। इसमें कहते हैं निम्नलिखित में से किसका विषमलव प्रसार अशांत होगा। देखिए उसमें क्या पूछ रहा था, शांत होगा, इसमें क्या पूछ रहा है अशांत होगा। तो अशांत पहचानने के लिए आप एकदम सीधा से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो जल्द से बताइए, हमको कमेंट कीजिए, हम आपको बस थोड़ा सा 5 से 10 सेकंड का समय देंगे। क्वेश्चन देखिए और जल्दी बताइए कि इसमें से कौन सा दशमलव प्रसार में अशांत होगा। तो जल्द से कमेंट कीजिए और हमको बताइए फास्ट, जल्दी जल्दी कीजिए कमेंट। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देख लीजिए यहाँ पर ये 5 है, अब आई 8 है, क्या ये दोनों कट रहा है, नहीं कट रहा है। नीचे में कितना 8 है, 8 क्या हो जाता है 2 2 जा 4, अब 4 2 जा 8, केवल 2 आ रहा है, तो ये वाला अशांत नहीं होंगे। ये वाला देखते हैं, 5 ऊपर 3 है नीचे 15 है, तो इसको मल्टीप्लाई, इसको काटिए, ये कटने वाला है, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 2 जा 6, ये 2 आ जाएगा, और नीचे में आ जाएगा आपका 3 5 जा 15। चूंकि यहाँ पर जो मेरा बोर्ड है वो तो है नहीं, केवल माउस से वर्क करना पड़ा है, इसलिए थोड़ा सा राइटिंग जो है वो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में रिवीजन है और आप समझ पा रहे हैं हम क्या करना चाह रहे हैं। इसको काटेंगे तो 2/5 आ जाएगा, नीचे 5 आ रहा है, हम क्या बोला हर में केवल 5 और 2 रहे तो वो शांत होगा। अगर आप इसको करेंगे तो इसको भी एकदम सेम टू सेम, इसमें भी वही चीज आएगा, केवल 5 और 2 इंक्लूडेड होगा, तो ये भी शांत होंगे, यानी कि हमारा ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। जो बच रहा है ये वाला हमारा आंसर होगा, क्योंकि 343 है, तो ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसमें 2 और 5 तो इंक्लूड होंगे ही नहीं। इसको अब ज्यादा क्या है कि इसको गुणनखंड बनाने का कोई जरूरत ही नहीं है, सीधे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, इस समय गुणनखंड बना के चेक करने में आपका टाइम केवल वेस्ट होगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 400 का अभाज्य गुणनखंड में 5 घात है, बताइए। 9 नंबर क्वेश्चन में कहे तो 5 घात कितना का होगा। तो सपोज 40 का आप क्या काम कीजिएगा, गुणनखंड निकाल लीजिएगा, ठीक है। उसमें जय गो 5 होगा ना उतना आंसर हो जाएगा, तो उसका 5 के गो है, उसमें 5 आपका 2 बार आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 घात हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको बनाने जाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। यदि 130 5 130 इक्वल टू 5 गुने 8 प्लस 10 तथा मौश कितना है 130 और 15 का जो मौश है वो मौश और इंटू एक्स का हित है, वाई का हित है, तो एक्स वाई का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें सिंपल है, इसमें हमको कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में इस तरीके का जब भी क्वेश्चन पूछे तो हमको कुछ करना नहीं है, एक यहाँ से वैल्यू उठाएंगे और एक यहाँ से वैल्यू उठाएंगे, एक्स और वाई की जगह वैल्यू को पुट कर देंगे।
अगर यह सेटिस्फैक्शन अगर वो सेटिस्फाई होता है एक्स और वाई की जगह, देखिए ये तो पहली संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया मौसा हो गया, ये एक्स का ही था और ये हमारा क्या कही था वाई का ही था। तो यानी कि हम यहाँ से एक एक अंक को उठा करके रखेंगे और जिससे सुटेबल लगेगा जो हमारे फार्मूला पर इंक्लूडेड होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। 15 और 10 रखिएगा तो एकदम सिंपली आपका फाइंड हो जाएगा। ये 8 10 भी नहीं हो सकता है, 15 8 भी नहीं हो सकता है और 130 8 तो होगा ही नहीं। क्लियर है? तो आप यहाँ से इसका जो है मौसा और लसन आगे चलते हैं। रूट 125 का परमेयीकरण गुणांक है, तो परमेयीकरण क्या होता है? जल्दी से आप इसके आंसर दीजिए कि 125 का परमेय गुणांक क्या होगा। जल्दी जल्दी हम थोड़ा सा ऑप्शंस आपके कमेंट देख लेते हैं, क्या क्या आप लोगों ने कमेंट किया है, सही कर रहे हैं कि नहीं। जल्दी कीजिए कमेंट। आपको रूट 125 का परिमेयकरण गुणांक है, किसका गुणांक है? नीचे 4 ऑप्शन उसमें से किसका गुणांक है? जल्दी कमेंट कीजिए। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, सबका सही आ रहा है आंसर। सी बोला है कि सर सी होगा इसका आंसर। रूट 5 क्या होगा? गुणांक होगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कौन सा युग्म सह अभाज्य है? बताइए कौन सा युग्म जो है वो सह अभाज्य है? जल्दी जल्दी बताइए तो कौन सा युग्म सह अभाज्य है? सह अभाज्य देखिए ये 9 है, ये 16 है। ठीक है, ये दोनों का स्क्वायर जो है निकल सकता है एकदम सिंपल वे में। इसका नहीं निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा, तो ये सहअभाज्य है। दोनों का निकल रहा है इसलिए यह सहअभाज्य है। नहीं निकल रहा है सब ये चलती है सहअभाज्य नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है, तो रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या होती है? जल्दी से बताइए। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या होती है? रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या होती है? तो बेसिकली जब भी रैखिक बहुपद का बात किया जाए याद रखिएगा तो उसमें जो शून्यकों की संख्या होती है वो 1 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहुपद x माइनस वन का शून्यक होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन। क्या है जल्दी बताएं। x माइनस वन का शून्यक होगा, सिंपल है, x माइनस वन है एक बराबर कर दो 0। ठीक है, इधर क्या है माइनस में 1 है, इधर जगह तो प्लस में 1 होगा यानी कि 1 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है और आपका टाइम ज्यादा हम नहीं लेंगे क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्या कहते हैं, किसी द्विघात बहुपद का शून्य यदि -4 एवं 7 है तो द्विघात बहुपद होगा। 15 नंबर क्वेश्चन में कही था कि द्विघात बहुपद क्या होगा? -4 और 7 होगा। तो आपको पता है कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए -4 आज जैसे 7 रखेंगे शून्यकों का बहुपद में तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर -3x और 28। जब आप गुणनखंड इसका निकालिएगा तो आपको नजर आ जाएगा कि एक्स का वैल्यू कौन कौन सा आ रहा है। क्लियर है? देखिए 7 चौका 28 आ जाएगा। 7 में से अगर 4 को घटाते हैं तो 3 आ जाता है, -3 आ जाएगा और माइनस में एक प्लस में एक माइनस में रहेगा तो मल्टीप्लाई करने पर -28 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। आप इधर भी देखेंगे तो इधर तो 7 ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पर देखेंगे तो ये +3 है, जबकि यहाँ पर जब भी घटेगा तो यहाँ पर -3 होना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा तो ये भी +28 है क्योंकि अगर एक माइनस एक प्लस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा माइनस में आने वाला है। ठीक है, तो ये सब होगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्या कहते हैं कि एक द्विघात बहुपद को शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5, देखिए योग और गुणनफल क्रमशः 5 और 6 है तो द्विघात बहुपद क्या? ये बिल्कुल फॉर्मूला पर है। शून्यकों का इसका जल्दी आंसर बताइए क्योंकि आप लोगों को इस हम कई बार क्लास में बता चुके हैं। इसका आंसर क्या होगा? 5 है और 6 है तो बेसिकली इसका आंसर ये वाला होगा, ऑप्शन बी होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप यहाँ से इसे भी निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? बी बाई ए होता है। अल्फा माइनस बीटा अल्फा इंटू बीटा वाला क्या होता है? सी बाई ए होता है। ठीक है, आप सी और बी का वैल्यू निकाल करके यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के ऊपर रख करके बना सकते हैं। क्लियर है? आप लोगों को मैंने कई बार क्लास में इसको बताया है। चलिए यदि बहुपद एक्स स्क्वायर
-6y का शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? सिंपल देखिए, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? सी बटा सॉरी, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये हमारा हो जाता है सी बाई ए। सी बाई ए होता है, यानी कि सी बटा ए। क्लियर? सी कितना है इसमें? 8 है। ए कितना है? 1 है। तो ये हमारे कितना हो जाएगा? 8 बाई 1, 8 बाई 1। ऐसे ही ना आप लोग बनाते हैं, और आपका यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या नंबर सही है? 8 नंबर सही है। चलिए कमेंट कीजिए कि आपको ये वाला 17 नंबर क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? 8 नंबर आंसर सही हो जाएगा। बहुपद एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, तो एफ ऑफ -1 का मान होगा एकदम एकदम मतलब कि लल्लू चप्पू वाला क्वेश्चन है, एकदम बहुत इजी है। इससे इजी अगर क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है। कहा था कि -1 का वैल्यू, यहाँ पर -1 रखिए, -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 ही होगा। माइनस देखिए, -1 रखिएगा तो 7 1 जो 7 होता है, माइनस माइनस प्लस बना देगा, यानी कि +7। ये क्या हो जाएगा? प्लस है प्लस, यहाँ पर तो एक्स वेक्स है नहीं, ये केवल कितना रहेगा? 2 रहेगा। हम जोड़ दीजिए, 7 और 3 10 और 2 12, यानी कि ऑप्शन जो है बी हमारा सही होगा। 18 का ऑप्शन जो है हमारा बी सही होगा। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। डोंट वेरी, आप लोग परेशान मत होइए, हर एक क्वेश्चंस को हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे। उस टाइप का क्वेश्चन अगर एक भी एग्जाम में पूछ देवे तो एकदम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे ही नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 है तो शून्य होगा, तो याद रखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, तो ये देखिए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा एक सेकंड, थोड़ा सा कॉल है। हेलो, हाँ थोड़ा सा भी क्लास करा रहे, थोड़ा देर में कॉल कर। चलिए, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर है और इधर कितना -3 है, उधर जगह पे क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। ये चलते इधर हम लिख देंगे क्या? प्लस का 3। अब देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर जब इधर जाता है तो क्या लगा देता है? इसमें रूट लगा देता है। तो रूट नहीं लगाता, प्लस माइनस रूट लगाएगा। यह एक बार इसके आंसर जो है प्लस में √3 होगा, और एक बार जो इसका आंसर है माइनस में √3 होगा। ठीक है, -√3। याद रहे, एक बार प्लस में √3 होगा और एक बार माइनस में √3 होगा, यानी कि हमारा एक बार √3 और एक बार -√3 आंसर होगा। तो देखिए √3 और -√3 आंसर कितना है? बी है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 19 का बी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के, निम्नलिखित में से कौन 6x माइनस 2y इक्वल टू 0 तथा x 10x प्लस 2y इक्वल टू 32 का हल है? देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना, ऐसा क्वेश्चन पूछे ना तो जा करके बच्चा सब इसका समीकरण 1 समीकरण 2 मान करके हिसाब बनाने लगता है। इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना करना ही नहीं है, इतना करना ही नहीं है। सिंपल क्या काम करना है, यहाँ ध्यान दीजिए, x के जगह 6 उठा करके एक बार रखिए, y के जगह 6 उठा करके रखिए। अगर इसको सॉल्व करने के बाद 0 आ गया, ये आपका आंसर है। एक बार इसमें से उठाइए, 2 उठाइए x के जगह, y के जगह 6 उठाइए, अगर आंसर आ जाता है, दोनों को दोनों फार्मूला पर सॉरी दोनों इक्वेशन पर अगर डालते हैं, अगर इस चीज को सेटिस्फाई करता है, अगर इस रूल को फॉलो करता है, तो आपको वो आंसर होगा। तो आपका आंसर जो है वो बी है। जैसे कि आप x की जगह 2 और y की जगह क्या है 6 रखेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर रखेंगे तो 32 आ जाएगा। ठीक है, आप रख करके देख सकते हैं। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या आता है, यदि संख्या 4x इक्वल टू पी वाई बराबर 6 है और 12x प्लस 9y इक्वल टू 50 है, तो समांतर है तो p का मान होगा। देखिए समांतर कहित है और इसमें क्या कहित है कि p का मान कहित है, तो आप p का मान रख सकते हैं यहाँ पर कितना, बताइए। सिंपल है, आप एक बार p का मान रख करके दोनों समांतर पर सिद्ध कर दीजिए। वैसे हम आपको इसका आंसर बता देते कि आंसर जो है आपका 3 आएगा। आप एक बार कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ना सॉल्व करने से अच्छा है कि सीधा क्या है कि उस पर रख दीजिए और आपका आंसर जो है वो निकल करके आ जाएगा। देख लीजिए समांतर रेखाएं की फार्मूला को अगर फॉलो करता, आप लोग को एक सारणी में फार्मूला लिखाते हैं, उस फार्मूला का फॉलो करता होगा तो यह
सही है और नहीं करता होगा तो ये गलत है, ठीक है। लेकिन आपका 3 नंबर इसका आंसर है, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी केवल प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा हम समय लेंगे तो ज़्यादा टाइम जाएगा। देखिए 22 मिनट में ही आपका अभी कितना हो गया टाइम आपका, लगभग 24, आधा घंटा से अभी मतलब कि 22-23 क्वेश्चन ही चले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा क्लास को स्पीड में हम लाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 22 नंबर में आपको बोल रहा है कि समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 3 है, 5x प्लस के वाई इक्वल टू 15 है। तो अनगिनत हल, अनगिनत होने का आप शर्त पहले लिख लीजिए और यहाँ से एक ही को वैल्यू उठा करके आप के जगह पर रखते जाइए, ठीक है। वैल्यू उठा करके जो इस अनगिनत क्या कि शर्त को पूरा करता है वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका 22 नंबर का आंसर जो है वो 10 है। जब 10 आप रखिएगा तो अनगिनत होने का हल को ये सेटिस्फाई करता है, ठीक है। आपको फार्मूला इंपॉर्टेंट, आपको सबसे पहले फार्मूला, आपको एग्जाम में बैठने से पहले टोटल फार्मूला को आप देखिए, टोटल ए टू जेड फार्मूला को देखिए, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव को एकदम फाड़ देंगे, ठीक है। टोटल फार्मूला देखिए, उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे फटता है। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो बताइए नीचे में कौन सा द्विघात समीकरण है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत 23 नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हमारा ये सेकेंड नंबर है, ये द्विघात समीकरण है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। दोनों को सॉल्व करके आप चेक कर सकते हैं। कहते हैं द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 है, जिसमें पी डज नॉट इक्वल टू 0 का मूल होंगे। तो ये बिल्कुल हम क्या बोलेंगे, फार्मूला, केवल ये फार्मूला है। तो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। देखिए इस वाला ये फार्मूला को, ये शर्त, ये वाला जो है ये उस फार्मूला के शर्त को पूरा कर रहा है। क्या होता है, माइनस बी, यहाँ पर क्यू है तो चलते माइनस क्यू, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, यहाँ पर क्यू है तो क्यू स्क्वायर माइनस 4ac, ए की जगह पी और सी की जगह आर है। तो आप समझ ही रहे हैं, इससे ज्यादा विशेष आप लोग को फार्मूला पता ही है, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 का मूल प्रकृति होगी। आप आसानी से डी निकाल लीजिएगा और देखिएगा कि वो 0 से ज्यादा है या कम है, ठीक है। 0 से ज्यादा है या कम है, और इस तरीका से आप मूल निकाल सकते हैं। जब यहाँ पर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको ऑप्शन जो है, इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा कि वास्तविक और असमान। इसका जो मूल की प्रकृति होगी वो वास्तविक और असमान होगी, ठीक है। समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूलों का योग होगा। तो बताइए इसका मूलों का योग क्या होगा, मूलों का योग क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। देखिए माइनस बी कौन है, माइनस बी कितना है, माइनस 18 है, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 18। अब बटा ए कितना, 3 है, 18 बटा 3, 18 बटा 3 को काटिएगा कितना, 3 छक 18, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, कहते कहते द्विघात समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि। बताइए जब एक दूसरे के मूल व्युत्क्रम कब होंगे, एक दूसरे के व्युत्क्रम कब होंगे, जब बी के बराबर सी होंगे तब यह एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, ठीक है। एक कहता है कि समांतर श्रेणी 1/2 1 3/2 और 2 का 15वां पद क्या होगा। तो आराम से आप एक का ये वैल्यू हो जाएगा ए, ठीक है। ए के बाद आपको क्या निकालना होगा, डी निकालना होगा, ठीक है। T2 माइनस T1 1 माइनस 1/2, यानी कि आपका ए बराबर, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ए बराबर आपका हो जाता है 1/2, ठीक है। डी बराबर आपका हो जाता है, डी आपका भी हो जाएगा 1/2, क्योंकि जब 1 T2 माइनस T1 कीजिएगा तो आ जाएगा 1/2, और एन हमारे पास आ जाता है, एन आपका हो जाएगा 15। अब आप क्या होता है कि फार्मूला होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप इस चीज को फार्मूला पर रख करके सॉल्व कर सकते हैं। वैसे आपको हम इसका आंसर बता दें, इसका आंसर बी होगा, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर आएंगे। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। जिसका अगर सेकंड में से फर्स्ट को घटाइए, ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट को घटाइए, फिर इसमें से इसको घटाइए, फिर उसके सेकंड में से उसके फर्स्ट को घटाइए। अगर इक्वल है तो ये एपी में है, और इक्वल नहीं है तो यह एपी में नहीं है। तो आपका आंसर जो है यहाँ पर सी होने वाला है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। बाद बाकी आप खुद समझदार है, बना सकते हैं। हम इसको एक बार आंसर देते चल रहे हैं कि अगर कहीं पर दिक्कत होता है, आप अगर चाहें तो वीडियो खत्म होगी तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, रोक रोक करके बनाइएगा, आंसर देखिएगा, बनाइएगा, आंसर देखिएगा। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सअप हम व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको व्हाट्सअप नंबर
हमारे चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगा, या तो आप कमेंट कीजिएगा तो हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, तो यदि किसी समांतर श्रेणी के पहला पद, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर शेयर करने से क्या होता है कि बहुत सारा मैसेज आने लगता है, इसलिए अगर व्हाट्सएप अवेलेबल, जो बच्चे के पास व्हाट्सएप नंबर है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जो बच्चे का तो व्हाट्सएप नंबर है तो वो आप हमको आराम से सेंड कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टा पर भी आप पूछ सकते हैं मैसेज करके, क्योंकि वहां पर तो स्टोरेज भरता नहीं है, व्हाट्सएप में स्टोरेज ज़्यादा भर जाता है, तो आप इंस्टा पर भी पूछ सकते हैं, रेम्बो राजा 48 सर्च कीजिएगा तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 एवं सार्वंतर -3 है, तो इसके प्रथम 12 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए वही चीज, पहला पद ए का मान दिले है, सार्वंत डी का मान दिले है, पद 12 पद गए थे, एन का मान दिले है, तो वही एसएन का फार्मूला लगे, एसएन बराबर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 1 इंटू डी होता है। और ऐसे आंसर 30 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा, सी नंबर आंसर इसका हो जाएगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर -90 है। समांतर श्रेणी 17, 34, 51 का कौन सा पद 170 होगा? वही ए निकालिए, डी T2 माइनस T1, और ये जो दिले वो आपका टी इन का वैल्यू दिले, ये इन का वैल्यू नहीं है, ये टी इन का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, इन का वैल्यू, और जब आप इन का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10वां पद। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करने वाली है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 32 में समांतर श्रेणी इतने में 6वें पद की संख्या आ गई, तो वही एन का वैल्यू आपका 6 हो गया है, और ये क्या है कि ए का वैल्यू ये हो गया है, डी का वैल्यू T2 माइनस T1 निकालिएगा, और आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बार आपको रिवीजन करना ही होगा, इस वजह हम इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ये पीडीएफ जिनको भी चाहिए वो व्हाट्सएप करेंगे, हम आपको ये पीडीएफ भेज देंगे। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर इस पर बना करके अभ्यास कर सकते हैं। 0 और 5 के बीच 0 और 50 के बीच विषम संख्या, विषम संख्याओं की संख्या है। ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। विषम संख्या पूछ रहा है कितना से, 0 और 50 के बीच। देखिए पहले 0 होगा, 0 और 50 के बीच कही थे, तो 0 तो चूंकि फर्स्ट में होगा नहीं। विषम संख्या कितना से स्टार्ट होता है? 1, 3, उसके बाद 5, ठीक है, और डॉट 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 50 के बीच का ही था, 50 के बीच का ही था, तो 50 के बीच 50 से पहले कौन सा हो जाता है? तो 49 हो जाता है, 49। अब यहाँ पर आपको ये जो है ये आपका टी एन है, यहाँ से ए निकाल लीजिए, बी माइनस T2 माइनस T1 करके डी निकाल लीजिए, और यहाँ पर आप इन का वैल्यू, यहाँ पर आपको एन का वैल्यू कैलकुलेट करना है, एन का वैल्यू कैलकुलेट करना है, और एन का वैल्यू जो भी आवे, ठीक है, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो चूंकि 33 नंबर का आपका आंसर आने वाला है 25। अगर किसी का आंसर डिफरेंट आता है तो आप हमको कमेंट या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से बता सकते हैं कि सर इसका आंसर डिफरेंट आ रहा है, तो हम आपको क्या है कि सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे एट ए टाइम। समकोण त्रिभुज एबीसी में बी कोण 90 डिग्री है, ए बी बराबर √5 है और बी सी बराबर 1 है। समीकरण तथा AC बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो tan A बराबर होगा। देखिए समकोण त्रिभुज इस तरीके से बना, ठीक है, जिसका बी कोण समकोण है, यानी कि ये समकोण है और ये वाला क्या है? बी है। तो आप किसी को भी ए मान सकते हैं, ये बी है तो हम इसको मान लेते हैं ए, और ये हमारा आ जाता है सी, ये हमारा आ जाता है सी। कही थे कहते ए बी बराबर √15 है, ए बी इसको अगर हम मान लेते हैं √15, क्या मान लेंगे? √15, और बी सी को 1, बी और सी क्या हो जाएगा? 1 है। तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ए का थीटा यहाँ पर बनेगा, जब थीटा यहाँ पर है तो ये किसका वैल्यू हो जाएगा? ये पी बराबर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? बी बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है? पी अब बटा बी, पी कितना है? 1 है, तो 1 अब बटा बी कितना है? √15 है, तो √15 यानी 1/√15 हमारा आंसर रहेगा, आंसर नंबर सी। ठीक है, हमको जहां लगता है कि नहीं क्वेश्चन इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए तो हम खुद ब खुद कर रहे हैं। ठीक है, कोसेक थीटा इक्वल टू के और कॉस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा बराबर के दिले है, तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, मान के चलिए बटा में कुछ तो बटा में के ले लेंगे, 1 ले लेंगे। कोसेक थीटा बराबर के बटा 1 है। कोसेक थीटा क्या होता है? तो एच अब बटा पी होता है, यानी कि एच बराबर हमारे पास है, एच बराबर है कितना? एच बराबर है के, और जो नीचे में कितना है? 1 है, यानी कि पी बराबर हमारे पास हो जाएगा 1, पी इक्वल टू हो गया 1, पी इक्वल टू है 1।
तो यहाँ से cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है b बाई एच। तो हमको यहाँ से b का वैल्यू निकालना होगा। b का वैल्यू क्या हो जाता है, एच स्क्वायर माइनस रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो रूट अंडर एच स्क्वायर क्या k है, तो k का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस टी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला है। अच्छा देखिए b बाई ए है, तो b का तो यही वैल्यू है ना, b का मान तो यही निकला, तो b की जगह कितना हो जाएगा, रूट अंडर के स्क्वायर और माइनस 1 अब बटा एच हमारे पास कितना है, एच कितना है, के है, तो बटा के यानी कि रूट अंडर के स्क्वायर माइनस 1 बाई के, रूट अंडर के स्क्वायर माइनस 1 बाई के, ये बी वाला जो है हमारा आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, 1 बटा शेक थीटा का वैल्यू किसके बराबर होगा। तो आपको पता है बटा में सेक है, देखिए थीटा रहे या फाई रहे उसको कोई दिक्कत नहीं करता, सेक है ना, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगा, तो कॉस के बराबर होगा। ये सिंपल है, बचपन मतलब कि जब पहले पढ़े पढ़ जाती है, सेक साइन का उल्टा कॉस होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, और साइन का उल्टा कोसेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, और सेक का उल्टा कॉस होता है। ये सेक था, 1/सेक था, ये खुद उल्टा था, तो चलते कॉस सीधा होगा। अगर यहाँ पर 1 बटा कॉस रहता तो सेक इसका आंसर होता, यहाँ पर 1 बटा साइन रहता तो कोसेक आंसर होता, वहां पर 1 बटा कोसेक रहता तो साइन आंसर होता। देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रही है कि नहीं, बस हम लोग को कुछ ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे, उसके साथ हम लोग पूरा का पूरा पढ़ेंगे। देखिए cot थीटा इंटू tan थीटा किसके बराबर होगा, तो cot थीटा tan थीटा हम बताते हैं। cot थीटा, तो cot थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, cos बटा sin, क्या लिख सकते हैं, cos बटा, सॉरी इधर नहीं लिखते हैं क्योंकि इधर ठीक नहीं है, ये देखें cos cot थीटा क्या हो जाता है, cos बटा sin, तो ये हो जाएगा cos, सॉरी थोड़ा सा क्योंकि स्लेट और पेंसिल तो है नहीं, डिजिटल स्लेट, नहीं तो ज्यादा बेटर तरीका से हो सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर टेन थीटा जो कॉट थीटा बराबर हो जाता है वो क्या हो जाता है, कॉस थीटा, आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। अच्छा इधर क्या tan है, तो tan के लिए क्या हो जाता है, tan के लिए हो जाता है साइन थीटा, साइन थीटा बटा cos थीटा, ठीक है, क्या हो जाता है साइन थीटा बटा cos थीटा, साइन से साइन कैंसिल, cos से cos कैंसिल, यहाँ पर टोटल तो कैंसिल हो गया, यानी कि आंसर क्या होने वाला है 1। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा कि आंसर हमारा क्या रहेगा 1 रहेगा, यानी कि ऑप्शन हमारा कितना सही है 1 सही है। आगे चलते हैं, cos थीटा बराबर 1/2 है, तो कोसेक थीटा का मान होगा, देखिए cos का उल्टा, सॉरी cos का उल्टा sec होता है, अगर मान के चलिए sec पूछता तो हमारा 2 आंसर होता है, लेकिन ये cos थीटा बराबर 1/2 है, तो cos थीटा बराबर हो जाता है b बटा h, b बटा h। यहाँ पर कोशेक पूछ रहा है तो इसके लिए हमको p निकालना होगा, p निकालने के लिए क्या होता है h स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जैसे उधर निकाले थे तो h का स्क्वायर निकलेगा तो 2 दूना 4, b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो रूट अंडर 4 माइनस 1 इक्वल टू रूट अंडर 3, यानी कि हमारे पास p का मान आ जाएगा, वो आ जाएगा क्या √3, p का मान क्या आ जाएगा √3। देख रहे हैं ये सब क्वेश्चन कॉपी पर नहीं बना सकते हैं, नहीं बनाने वाला है ही नहीं, ये तो वही सीधे बन जाएगा। p बराबर हो जाता है √3, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है h बटा p, h कितना है 2 है, तो 2 बटा p कितना √3, तो 2 बटा √3 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। 39 में क्या बोल रहा है, इसे देखिए फाई बराबर 45 डिग्री है, तो सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, थीटा के जगह जो हमारा फाई जो भी थीटा है इसमें दिले, क्योंकि थीटा के जगह फाई दिले तो अंडरस्टैंड थीटा का मतलब क्या है, नीचे अगर tan a बोल रहा है तो ये नहीं, वो थीटा का वैल्यू ही है, ठीक है, डिग्री जो बोल सकते हैं एंगल का वैल्यू ही है। तो थीटा बराबर 45 डिग्री, तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू होता है कितना, सेक कॉस का उल्टा, कॉस 45 होता है 1/√2, यानी कि सेक क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा केवल √2 प्लस कोसेक थीटा, मतलब कि साइन का उल्टा होगा, साइन का 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2, यानी कि यहाँ पर भी उल्टा करेंगे तो हो जाएगा √2, और √2 क्या को 2 √2 है, तो 2 √2 है, तो 2 √2 इसका आंसर होने वाला है, आंसर नंबर डी, ठीक। सब बच्चा सबका ज्यादा कमेंट था कि सर त्रिकोणमिति भारी लग रहा है, आप बताइए कि त्रिकोणमिति भारी लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा कमेंट कीजिए, देखिए बताइए कि त्रिकोणमिति ज्यादा भारी भी लग रहा है, जल्दी बताइए त्रिकोणमिति ज्यादा भारी लग रहा है।
नहीं नहीं नहीं, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, ठीक है, तो अब बिना टाइम को वेट किए हुए आगे बढ़ते हैं। यदि रूट थ्री ए माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो ए बराबर क्या होगा? याद रहे, रूट थ्री साइन ए माइनस थ्री इक्वल टू जीरो का ही था। ध्यान से समझिए, रूट थ्री साइन ए इक्वल माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, इधर आपका थ्री ऐसे ही है, माइनस में है, जीरो को ऊपर टिक कर दीजिए, प्लस में हो जाएगा। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए माइनस थ्री इधर जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ पर देखिए माइनस थ्री इधर जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट थ्री अब बटा रूट थ्री गुना में है, सॉरी थ्री हो जाएगा, रूट थ्री गुना में है, तो ये क्या हो जाएगा बाई थ्री। अब इसको काटेंगे तो क्या बचेगा, सीधे इसको काटने पर क्या बचेगा, रूट थ्री। अब आराम से बताइए साइन कितना tan कितना का मान रूट थ्री होता है, जल्दी कमेंट कीजिए तो थोड़ा सा देखे कि tan कितना का मान रूट थ्री होता है, जल्दी कमेंट कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा यूट्यूब वाले भी कमेंट कीजिए जल्दी से, दोनों को कमेंट कीजिए ना एक साथ, हम दोनों का चैट एक साथ देख सकते हैं। जल्दी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए सबका अच्छा रहा कमेंट, 60 डिग्री, ठीक है। कहा था कि शेक 35 डिग्री बटा कोसेक 55 डिग्री क्या होगा, साइन नब्बे माइनस वाला, साइन नब्बे माइनस थीटा का फॉर्मूला पढ़े हैं, पढ़े हैं, आराम से इस पर बैठा दीजिए। 35 है तो सेक और कोशेक वाला फार्मूला पर, साइन नब्बे माइनस फार्मूला पढ़े हैं या नहीं, जल्दी से सब लोग बताइए। अगर पढ़े हैं तो इस तरीका से थम्स अप कीजिए, नहीं पढ़े हैं तो थम्स डाउन कीजिए। साइन नब्बे माइनस कॉस नब्बे माइनस फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, अगर पढ़े हैं तो थम अप कीजिए, नहीं पढ़े तो थम डाउन कीजिए। कमेंट जल्दी, चलिए चलिए चलिए, ये कौन है जो थम डाउन कर रहा है? ओ हाँ बबुआ, ठीक है, वो तो हम एग्जाम के बाद आपको समझ ही लेंगे। चलिए ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है सब लोग का, बताएं आंसर, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, आप एक बार बना करके चेक करते रहिएगा। निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक होगा, तो आप एक बार अपना सबका मान निकालिए और फिर आप मान को चेक कीजिए कि किसका मान सबसे अधिक होगा। हम फिलहाल बता दे रहे हैं कि इसमें सबसे ज्यादा मान कॉट 45 डिग्री का होगा। ठीक है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो याद रहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, गौर कीजिएगा। ये वाला में थोड़ा सा देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है, कॉस, हाँ बातों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, लिखावट पर मत जाइएगा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है वन। अब सिंपल कीजिए, क्या कॉस स्क्वायर इधर, अगर इधर क्या है कि इधर इधर अगर कॉस इधर क्या प्लस में है, उन्नीस जगह तक में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा कॉस। यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो साइन क्या चीज में हो जाएगा, साइन स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। हो सकता है कि आपसे कहीं पूछ कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन किसके बराबर होगा, तो उस कंडीशन में माइनस कॉस आंसर होगा। ठीक है, कॉट वॉट ये सब नहीं होगा। ठीक है, या तो माइनस कॉस होगा माइनस, अब देख लीजिएगा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। अब साइन पूछ रहा है, कॉस पूछ रहा है, रूट में पूछ रहा है, रूट के बाहर पूछ रहा है, या फॉर्मूला बना करके खुद ब खुद समझ सकते हैं। जो लोग यहाँ पर पढ़े हैं उन लोग को हमने फॉर्मूला को कैसे बनाया जाता है वो सिखाया है, और आप भी फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, अगर अभी भी किसी को डाउट है तो हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है कि हाँ भाई इस चीज में डाउट है, हम उसको पर्सनली समझाएंगे कि हाँ बाबू इस तरीका से होता है। या फिर इस सब में दिक्कत है तो आप मॉर्निंग में आ सकते हैं, जो बच्चे यहाँ, अगर कोई भी मैथ में थोड़ा भी प्रॉब्लम है, आप मॉर्निंग में आइए, क्योंकि आपका तो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम होने वाली है ना। आप एकदम सुबह जो आपका क्लास टाइमिंग हो उस टाइम में आइए, हम आपको उसी टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको घर भेजेंगे। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो चूंकि टाइम जो है वो ज्यादा जा रहा है, तो हम क्वेश्चंस को कंप्लीट स्पीड में करते हैं। अगर तो वन माइनस सेक स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिएगा।
जल्दी इस कितना होगा, इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा, इसका -1 होगा, सिंपल है, सेक स्क्वायर 1 माइनस सेक स्क्वायर है इंटू कॉट स्क्वायर है, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व कीजिएगा, कॉट स्क्वायर के इक्वल होगा और दोनों -1। साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा का वैल्यू क्या होगा, देखिए कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, कॉट का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस का कॉट होता है कॉस अल्फा बटा साइन अल्फा लिख सकते हैं ना, साइन से साइन कैंसिल तो ऊपर क्या बचेगा, कॉस ही बचेगा ना, तो ये आपका कॉस अल्फा आंसर हो जाएगा। कही थे कि थीटा बटा, चूंकि थीटा जो है ना उसको उल्टी आ रहा था, चलते हम इसको ऐसे घुमा दिए थे, ये आगे चलते हैं, थीटा बाई 5 इक्वल टू 20 डिग्री, तो 3 इंटू सेक स्क्वायर थीटा में, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, 5 इधर बटा, ये जो 5 है इधर बटा में, इधर जगह तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 12 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी कि थीटा का जगह आप थीटा इक्वल टू कितना रख दीजिएगा, 60 रख दीजिएगा, ठीक है, थीटा का वैल्यू 60 रख दीजिएगा, यहाँ 60 रख दीजिएगा, जैसे ऊपर कैलकुलेट किया वैसे तो कैलकुलेट कीजिएगा, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। 47 का जो आंसर है वो हम आपको बता देते हैं कि ये 4 आंसर है, आप बना करके देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 47 का 48 नंबर, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस के पावर 4x का वैल्यू क्या होगा। सिंपल है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। इसमें आपका जो वैल्यू हो जाएगा, याद रखिए कि जब भी सीरियली नंबर में पूछता है तो एकांत उसका वैल्यू 1 ही होता है। ठीक है, तो आप एक बार निम्नलिखित में से कौन सा cos 60 डिग्री के बराबर होगा, तो cos 60 के बराबर क्या हो जाएगा बताइए, cos 60 के बराबर क्या होगा, तो sec 30 होगा, cos 60 के बराबर sec 30 होगा। क्या होता है कि जो इसका cos का जो उल्टा होता है वो sin का वैल्यू पुट होता है ना, लेकिन sin में जैसे तो उल्टा में आएंगे तो cosec और sec पे चला जाता है, तो ये हमारा 49 का जो आंसर है वो ये होने वाला है। ठीक है, अब 15 का आंसर देखते हैं। कहे थे कि यदि cos थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू x है, तो cos थीटा cosec थीटा का वैल्यू क्या होगा। सिंपल है, cos थीटा और cot थीटा x है, तो cosec थीटा का वैल्यू आप कैलकुलेशन कीजिएगा, यहाँ पर है cos है तो इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस cot थीटा हो जाएगा, है ना, x माइनस cot थीटा हो जाएगा, और फिर आप cot थीटा का वैल्यू रख करके बना सकते हैं। वैसे आपका जो आंसर होने वाला है वो आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, आप कैलकुलेशन करते हैं। कही थे कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1, इसका वैल्यू इंक्लूड कीजिए, प्लस 1 लिखिए और आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर 2 निकल करके आ जाएगा। कॉट 90 - 1, कॉट 90 - एकदम फार्मूला हम आपको बताया था कि फार्मूला पढ़िएगा, कहानी खत्म। कॉट 90 - टेन है, 2 tan 30 डिग्री बता 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ पर टेन 30 डिग्री की जगह आप टेन 30 का वैल्यू रखिए। ठीक है, और ये नीचे में वैल्यू रखिए, और फिर आपका आंसर जो है वो निकल करके आ जाएगा 60 डिग्री। आगे चलते हैं। यदि 6 मीटर ऊंचा क्या है, खंभा की छाया पृथ्वी पर, एगो 6 मीटर ऊंचा है उसका खंभा की छाया पृथ्वी पर आती है, मीटर में लंबी उन्नयन कोण बनाती है 60 डिग्री का, और आपको इसको कैलकुलेशन बताना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2√3, क्या कहते हैं कि हम 6 मीटर खंभा की ऊंचाई जो है 6 मीटर है, अगर तो छाया पृथ्वी पर इतना मीटर लंबी है, यहाँ पृथ्वी पर जो छाया आ रही है ना ये कितना 2√3 मीटर लंबी है। ठीक है, 90 डिग्री यहाँ पर बन जाएगा। अब आराम से यहाँ से आपको पी बटा बी का वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू लेकर के, जितना टेन थीटा का है जितना भी उन्नयन कोण इसका कितना बन रहा है, तो इसका उन्नयन कोण कितना होगा, 2√3 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है, b/h हो जाता है, तो एक बी इसको ले लिए और एच इसको ले लिए, दो से इसको दो बार में कैंसिल कीजिए, √3/2 आ जाएगा, और √3/2 अब देख लीजिए कि कितना का वैल्यू आ रहा है। ठीक है, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो वैसे 54 का आपका जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है 60 डिग्री आपका रहने वाला। ठीक है, कहते किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, मीनार यहाँ पर है, ये मीनार है, एक ऊंचाई मान के चलो कि 15 मीटर है। ठीक है, सूरज का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर समझो ये शिखर वाला, इसका उन्नयन कोण यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर मीनार की छाया को ज्ञात करना है। मीनार के छाया ये वाला यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ये 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर क्या करोगे, टेन थीटा का यूज करोगे, इनमें 60 डिग्री का यहाँ पर कोण है तो टेन 60 डिग्री का यूज करोगे, ये बी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, इसको एक्स मान लो, टेन 60 बराबर b/h। ठीक है, टेन 60 डिग्री का पुट करना, 15/x पुट करना, एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना, आपको बन जाएगा। तो 55 का आपका आंसर होने वाला है आंसर नंबर बी।
ठीक है, कैलकुलेट आप करके देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है। या बताइए, निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहा जाता है? ठीक है, जल्दी बताइए क्या कहा जाता है प्रतिच्छेदन बिंदु को? मूल बिंदु उसको बोलते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, बिंदु इतना इतना किस पद में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कि चतुर्थांश में ये 4 पद होता है, इसमें सब प्लस होता है। ठीक है, इनमें एक्स प्लस होता है और वाई प्लस होता है और एक्स क्या हो जाता है? माइनस होता है। इनमें क्या होता है? एक्स और वाई दोनों माइनस होता है और इसमें क्या हो जाता है कि जो वाई है वो माइनस होता है और एक्स क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। एक्स प्लस होता है और वाई क्या होता है? माइनस होता है। इनमें दोनों क्या होता है? प्लस होता है। हमारा क्या दोनों क्या चीज में? माइनस में। तो दोनों माइनस में, ये देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। ठीक है, और ये आपका क्या होने वाला है? ये थर्ड होने वाला है। ठीक है, और ये क्या होने वाला है? ये फोर्थ होने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो हमारा जो आंसर जो है वो थ्री, मतलब कि जो दोनों निगेटिव है, तृतीय पद हो जाएगा। ठीक है, मूल बिंदु की cos थीटा sin थीटा की दूरी होगी। तो याद रखिएगा, cos थीटा और sin थीटा की दूरी पूछ रही हैं, तो आपका आंसर होने वाला है cos थीटा और sin थीटा का दूरी पूछ रही है। तो यहाँ पर ये सॉरी, यहाँ पर ये आपका sin थीटा और cos थीटा। तो याद रखिए, मूल बिंदु से बिंदु में p अगर sin थीटा है और मतलब कि x की जगह sin है और y की जगह cos है, तो कोई बच्चा कुछ बोल रहा है, छोड़िए फालतू बात अभी मत कीजिए। ठीक है, इस अगर ऐसा रहे तो याद रखिएगा, इसका जो दूरी होगी वो फर्स्ट इकाई होने वाली है। ठीक है, बिंदु आर वन वन है और एस जो है वो माइनस वन, और तो बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बीच की दूरी वाला वही फार्मूला आ जाता है, वही रूट अंडर एक्स वन एक्स टू आप मान करके जो बनाते हैं, एक्स वन एक्स टू वाई टू करके जो आप मान रख करके बनाते हैं। जब आप फार्मूलाज को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका ऑप्शन सी होने वाला है, यानी कि 2√3 का इकाई होगा। रेखा y इक्वल टू 8 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से हो करके नहीं गुजरती है? देखो y बराबर 8 है, अब कौन सा बिंदु से हो करके नहीं गुजरती है? तो बताइए, 8 अगर है तो वो कौन सा बिंदु से हो करके नहीं गुजरेगी? जल्दी कमेंट कीजिए तो। नहीं 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 नहीं। हाँ हाँ, तुम्हारा ठीक है, तुम्हारा ठीक है। फ्री फायर, हाँ तुम्हारा ठीक है। देखिए, 8 और 1 से होकर के नहीं गुजरेगी। ठीक है, 8 और 1, एक्स 8 और वाई जो है 1 से नहीं। 8 से 0 हो सकती है, 4 से 8 गुजर सकती है, 1 से 8 गुजर सकती है, लेकिन 8 से 1 कभी नहीं गुजरेगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है? तो देखो कौन सा बिंदु होगा? दोनों प्लस होगा, प्रथम में होगा। हम आपको ऊपर बना करके बताए थे कि प्रथम चतुर्थांश में कौन आएगा, द्वितीय में कौन हो जाएगा। ठीक है, ए 5,6 की वाई अक्ष से लंबवत दूरी होगी। तो बताइए, 5,6 है तो उसका वाई अक्ष से लंबवत दूरी क्या होगी? जल्दी बताइए, सिंपल है, 5 होगी। इसका लंबवत दूरी कितना होगी? पाई होगी। ये है y अक्ष से लंबवत दूरी, y पे कितना है? 6 है, 6 से लंबवत दूरी x पे कितना? 5 है, तो आंसर 5 हो जाएगी। बिंदु m इतना n इतना को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक है। वही x1 x2 वाला हम आपको कई बार बता चुके हैं। जब आप फार्मूला को क्लियर रखिएगा तो आपको टोटल टोटल समझ में आएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, वैसे हम आपका आंसर बता देते हैं कि इसका 5,12। आगे कहते हैं, यदि किसी बिंदु के व्यास की छोरों का निर्देशांक इतना और इतना है तो वृत्त की केंद्र की निर्देशांक होगी। एकदम सिंपल है, तुक्का सा क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम तुक्का सा ही क्वेश्चन है। निर्देशांक केंद्र का पूछ रहा था, कोई भी केंद्र का निर्देशांक हमेशा क्या होगा? 0 होगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि -8 8 होगा, नहीं, इसका जो आंसर होगा वो 0 होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 0। कहा था कि 65 बिंदु ए कॉमा 4 बी जो है वो p कॉमा 1 है, तो मूल बिंदु का समदूरस्थ है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। समदूरस्थ वाला, सीधे चल जाइए, समदूरस्थ वाला याद है? पिटाई भी खाया था लड़का। आप ध्यान में काहे नहीं है? चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो रूट क्या +- 2 √6। ठीक है, बिंदु
ए बी सी दिया हुआ है, से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो बताइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल याद है ना? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 वाला x1 इंटू y2 माइनस y3 है ना याद? हाँ, वही फार्मूला पर आप इसको रख करके बना सकते हैं। ये इसका ऑप्शन आपका डी होगा, क्योंकि ये क्विक रिवीजन को है ना, तो इसमें हम ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे। बताने जाएंगे ना, देख रहे हैं समय बहुत ज्यादा आपका जा रहा है, 54 मिनट्स से हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं। भी अभी तक का क्वेश्चन जो है, मल्टीपल क्वेश्चन अभी भी बाकी है। डोंट वेरी, सबको कंप्लीट करेंगे, टेंशन नहीं लेना। आगे कहा था कि ए जो है 4 - 3 है, बी जो है 9 - 7 को मिलाने वाली रेखाखंड वही है, एम एन मान लीजिए, और इधर x1 y1 करके मान लीजिए, और आप कैलकुलेट कर सकते हैं। भैया इसमें कैसे आंसर दिले हैं? सही तो है। आंसर का क्या है आपका प्रॉब्लम? अरे सीधे फार्मूला है इसमें, तुमको सीधे फार्मूला पर वैल्यू पुट कर दिया, कैलकुलेट नहीं किया है। ऑप्शन बी इसका सही है। देखो ना, सीधे कैलकुलेट नहीं किया, सीधे भी क्या कहते हैं, ए प्लस सी जो है 120 है यदि, तो बी का वैल्यू क्या है, त्रिभुज है तो दो कोण का ये बी 120 है, तो कितना और इसमें ऐड करेंगे तो 90 पुर 180 पुर जाएगा, तो 60 ऐड करेंगे तो 180 पुर जाएगा, 60 आंसर हो जाएगा। यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ इतना का समरूप होंगे, जब, बताइए समरूप कब होंगे? जब बी डी के बराबर होंगे यार, सिंपल है, बी डी के बराबर होंगे तो समरूप होंगे। आपने समरूप वाला नहीं पढ़ा बचपन में, 6 7 क्लास में, 7 या 8 क्लास में समरूप पढ़ना है। यहाँ पर देखिए, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर में बी सी 1 है और क्यू आर इतना है, तो एरिया पी क्यू आर बटा एरिया ऑफ ए बी सी क्या होगा? इस क्वेश्चन में ना आपको एरिया निकालना होगा दोनों का, पी क्यू आर का, बी सी आपको 1 दिला और क्यू इतना दिला, दोनों का क्या है, दोनों जो है इक्वालिटी में है। तो आप आराम से 70 नंबर क्वेश्चन जो है दोनों का एरिया निकालेंगे, ठीक है। भुजा दोनों का सेम रहेगा, हाँ बाबू भुजा दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ, दोनों का भुजा सेम रहेगा। हम देख रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसे अब जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 25 आएगा। 71 है, 10 90 - थीटा। अब ऊपर में बताया था कॉट 90 - थीटा का फार्मूला, 10 90 - थीटा। कमेंट कीजिए क्या होगा फार्मूला वाला, कमेंट कीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कॉट है, बहुत अच्छा। कहे थे क्या थी आगे? 72 में दी गई आकृति इतना, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था कि एडी जो है 5 है, एडी जो है इसको 5 है, ठीक है। डीबी जो है 6 है, डी और बी यहाँ पर कुछ होगा वो 6 होगा। एई 8 है, एई कितना है, 8 है, तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। सपोज कीजिए कि इसका वैल्यू क्या है, x है, इसका वैल्यू सपोज कीजिए x है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 बटा 6, जो इधर वाला रहेगा ना उसको एक तरफ लिखिए, बराबर ये कितना हो जाएगा, 8/x, 8/x, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5x इक्वल टू हो जाएगा 8 छक 48, 48, 8 छक 48, 48, ठीक है। अच्छा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 48/5, 48/5, ठीक है। 48/5, लिखावट पर मत जाइए बाबू। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 7 5 दूना 10, 5 3 15, 5 3 15, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 3 15, पंचों का 20, 5 7 35, 5 8 40 ना, 5 9 45, 9.6 के समथिंग इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दो समकोण त्रिभुज, उसकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, किसने कहा था बताइए? ये वाला जो क्वेश्चन है आपका 73 नंबर क्वेश्चन, वो परमीय से पूछा गया है। और ऐसा बात जो है वो थेल्स को छोड़कर के और कोई दूसर व्यक्ति बोल ही नहीं सकता है, ठीक है। एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पष्ट रेखा खींची जाती है? एक बाह्य बिंदु से पृथ्वी सॉरी वृत्त पर दो स्पष्ट रेखाएं खींची जा सकती है, अंडरस्टैंड? कहते कि आकृति ए में दे क्या कहते कि
40 दिले हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन कह क्या रहा है उसको पहले समझिए। कितना कहते हैं 75 है, 70 सॉरी 14 है, 40 है, क्या ए पी ओ, ए पी ओ कितना कहते हैं 40, ए पी ओ, ये वाला जो है पोर्शन ये 40, ये भी समान होगा, ये भी क्या होगा 40 होगा। ये असमान हो सकता है नहीं ना, ये दोनों दोनों जो एक दूसरे पर क्या होते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि ये 90 डिग्री और ये भी क्या बना देते हैं 90 डिग्री बनाते हैं, इससे अंडरस्टैंड है। चलिए ठीक है, आप इसके बाद जब कैलकुलेट करेंगे कि ए ओ ए बी, ओ ए और बी, ये वाला जो है ये अंदर वाला वो कितना होगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कीजिएगा, वैसे हम बता देते हैं कि इसका आंसर कितना होगा। इसका आंसर आपका 20 होने वाला है, ठीक है। आप एक बार कैलकुलेट कर दीजिएगा, एकदम सिंपल है, बहुत सिंपल है। दी गई आकृति में वृत्त का व्यास तथा पी क्यू इक्वल टू क्यू आर है, तो पी आर का वैल्यू बताइए। पी क्यू, ये तो सिंपल है यार, रेडियस में अगर आएगा तो ये दोनों तो इक्वल ही होगा ना। ये अगर इसको अगर हाफ हाफ कीजिएगा तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, अगर वो बिंदु से अगर आप ले रहे हैं तो इस कंडीशन में क्या पूछ रहा है कि कौन पी क्यू आर क्या होगा, पी क्यू आर, ये वाला कौन क्या होने वाला है। देखिए अगर सब कुछ बराबर रहे, अगर सब कुछ बराबर रहे तो याद रखेगा ये तो 90 डिग्री बनाएगा, जो बचेगा वो हाफ हाफ बनाएगा 45। यदि वो केंद्र वाला वृत्त में ए बी और ए सी दो स्पष्ट रेखाएं हैं कि बी ओ सी 110 है, तो बी ए ओ का मान कैसे, अरे सिंपल है यार, 110 का ही था ना, 110 का ही था, तो कुछ नहीं करना है। 110 में से आप, सिंपल है कि दो क्या हो जाएगा, दो कोण क्या, हम अगर 90 90 लेना पड़ेगा, 180 है, सॉरी दो गो स्पष्ट रेखा है तो दोनों पर कितना का कोण बनेगा 190 का बनाएगा, उसको अपोजिट करेंगे तो उसका हाफ हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 110 में से घटाइए, इधर बचा कितना 70 बचा ना, 180 में से 110 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 70 बता है ना, 70 को हाफ कीजिए, जैसे ऊपर क्वेश्चन में 90 को हाफ करते हैं जैसे 70 को हाफ कीजिए, कितना हो जाएगा 35 ना, 35, जैसे ऊपर क्वेश्चन है ना वही क्वेश्चन सेम कुछ नीचे है, ऊपर जो था वो 90 90 लिए थे और यहाँ पर क्या था 110 मल्टीप्लाई करके बता लेंगे। क्या था कि यदि बिंदु टी से किसी वृत्त पर स्पष्ट रेखा की लंबाई 12 है, देखो बाहर से बिंदु स्पष्ट रेखा की लंबाई 12 है, चलो ठीक है, टी की दूरी 13 सेंटीमीटर है, तब वृत्त की त्रिज्या होगी, सिंपल है यार, लंबाई 12 है, वृत्त की दूरी 3 है, समझिए ना कि ये स्पष्ट रेखा, ये वृत्त पर का स्पष्ट रेखा है, ठीक है। स्पष्ट रेखा की लंबाई कितना का ही था 12 का ही था, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 12 सेंटीमीटर, और टी क्या केंद्र से टी की दूरी, अब केंद्र ये वाला जो टी है ना, यहाँ से जो केंद्र की दूरी है ये का ही था 13 है, ये कितना का ही था 13 का ही था, तो यहाँ पर सिंपल है, ये वाला यहाँ से ये जो स्पष्ट रेखा है वहां से 90 डिग्री का कोण बनाएगा, 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर, फार्मूला कैलकुलेट कर दीजिए, है ना, बहुत ईजी है, 13 का स्क्वायर रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, जो आ जाएगा सो आंसर। हाँ भैया इजी है, बहुत अच्छा। चलो ठीक है, इसका आंसर आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो 5 आएगा, 13 169 144 मल्टीप्लाई कीजिएगा 25, आंसर आ जाएगा। दी गई आकृति में जीरो वृत्त की केंद्र है तथा क्यू पी आर 60, तो क्यू जी ओ क्यू आर, ओ क्यू आर, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, हम क्लास में बता चुके हैं इसको, कि ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे तो जो ये वाला कोर्स दिया गया होगा, समझिए कि ये उसका हाफ होगा, हाफ वाला इसमें ज्यादा चलता है, और ये 60 दे रहे तो इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि ये वाला कितना हो जाएगा हमारा आंसर 30, अंडरस्टैंड। आंकड़े इतना इतना का परिसर है, परिसर यहाँ पर ज्ञात करना, परिसर 80। अब क्वेश्चन जो है थोड़ा सा क्या है कि अब स्पीड में करेंगे, परिसर का ही था तो आपका इसका परिसर जब आप कैलकुलेट कीजिएगा बाय जितना वर्ड है सेंटेंस उतना लिखिएगा तो आपका 69 हो जाएगा डिवाइड करने के बाद,
1 2 3 डॉट 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 इन समांतर माध्य है। इसका माध्य क्या होगा, एकदम बिल्कुल फार्मूला वाला क्वेश्चन है। इसका माध्य क्या होगा, इसका माध्य आपका होगा n प्लस 1/2, जितना n तक जाएगा उतना में एक जोड़ देंगे, आप बाई 2 कर देंगे तो हमारा माध्य निकल जाएगा। ठीक है, यदि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस x माध्य तो x का मान कीजिए। 3 माध्यक का ही तो देखिए 3 माध्यक है, बहुलक प्लस x तब माध्य तो x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। यहाँ पर x का 3 माध्यक जो है वो बहुलक प्लस x के बराबर होगा। यहाँ पर एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन आप कर सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो c होगा, 2 के बराबर होगा, क्योंकि बहुलक और क्या x जो है कभी भी क्या होगा, डिफिकल्ट टू मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आगे बोले थे क्या, प्रेक्षण इतना का बहुलक होगा, इतना का बहुलक कितना होगा, जो बहुत बार आयल होगा। देखिए बहुत बार कौन आयल है, 11 के बार आयल है, 2 बार आयल है, 12 के बार आयल है, 1 2 बार आयल है, 13 के बार आयल है, 1 2 3 बार 13 आयल है, तो 13 इसका आंसर हो जाएगा। यदि इतने इतने इतना x का माध्य 10 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है, सबको ऐड कर दीजिए और इसका जो माध्य है वो इक्वल टू 10 कर दीजिए, और जो भी x है उसका x का मान कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर जो है 6 आ जाएगा। ठीक है, 85 में किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। याद रखिएगा, किसी भी घटना के प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। ये इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना का प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो बताओ इसमें से कौन घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है, जल्दी कमेंट करो तो कौन सा घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। देखिए 13/12 नहीं हो सकता, क्योंकि ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, जबकि घटना की प्रायिकता 1 होगी, ये 1 से ज्यादा आ रही है, इसलिए यह घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। एक न्यायगत पासा फेंका गया, 2 का गुणज आने की प्रायिकता। पासा में टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। 2 का गुणज कितना होते हैं बताइए, 2 का गुणज कितना होते हैं, 1। आंसर 1/6, आंसर डी हो जाएगा। चलिए, आगे कहा था कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकालिए, इसकी लाल रंग होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सिंपल, लाल रंग है 13/26, 1/2। क्लियर है, आगे देखते हैं। कहा थे कि दो न्यायगत सिक्का को उछाला जाता है, कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता। देखिए न्यायगत या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है, या तो नहीं तो हेड, मतलब कि 2 बार हेड आएगा, 2 बार टेल आएगा, एक बार हेड टेल आएगा, है ना, फिर एक बार टेल हेड भी आ सकता है। ठीक है तो इसका न्यायगत है 3, कम से कम एक बार 3 आएगी, और टोटल इसका नंबर कितना होता है, 4 होगी। 2 सिक्का अगर उछाला जाता है तो क्या कहा था कि 3 सिक्का 3 सिक्का कि 3 सिक्कों की उछालने में संभाव्य परिणामों की संख्या। 3 गो सिक्का जब उछाला जाता है तो क्या आ जाएगा, तीनों में एक बार हेड आ सकता है, तीनों में टेल आ सकता है, 2 में हेड 2 में टेल आ सकता है, 2 में टेल 1 में हेड आ सकता है। ठीक है, इस तरीका से आ सकता है तो आपका आंसर जो है वो होने वाला 8। 8 तरीका से इसमें आ सकती है। कहते 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल होगा, तो क्या कीजिए 8 सेंटीमीटर का एक क्या निकाल लीजिए, वृत्त निकाल लीजिए, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और उसके अंदर जो क्या है कि वर्ग 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के उसके अंदर एक वृत्त है, उसके अंदर एक वर्ग को एडजस्ट कीजिए, वर्ग का क्या होगा, क्षेत्रफल निकालिए, और जो अ, हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके दोनों को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, जो आंसर से बचेगा वो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर है, हाँ चलिए ठीक है, आगे बढ़े। आंसर आपका वही 128 सेंटीमीटर स्क्वायर का। दो वृत्तों का परिधियों का अनुपात, परिधि परिधि का अनुपात 4:5 है, ये क्षेत्रफल का अनुपात होगा। देखिए ये परिधि है, ये परिधि है,
ठीक है, दोनों का अनुपात कितना, 4 परिधि 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इक्वल टू 4x, इधर भी लिखिएगा 2 पाई आर इक्वल टू 5x, दोनों बटा में, और दोनों में से r का वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा, और वहां पर क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर आप बटा पाई आर स्क्वायर दोनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, r का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, इसका आंसर भी बता दें, निकाल लीजिए ना, इसका आंसर आपका आ जाएगा, हाँ, 16/12, 16/25, हाँ 16/25 आपका आंसर है। ठीक है, चलिए, अब 93 नंबर क्या है? यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 है सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा होगी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या करेगा, √9/3 है। सिंपल है, फार्मूला पर रख करके और आप भुजा जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे 6 सेंटीमीटर इसका एक भुजा होगा। आगे क्या कहते हैं देखिए, यदि R1 तथा R2 त्रिज्या आने वाली दो वृत्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के बराबर हो तो देखिए, R1 R2 दो त्रिज्या वाला परिधि है और R त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के बराबर होगा, तब उस कंडीशन में हमेशा याद रखिएगा कि आपका R1 R2 का योग जो होगा वो R के तीसरका के बराबर होगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे कहता है कि यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो तो शंकु का आयतन क्या होगा। इसमें आप क्या है कि एगो एग्जाम्पल के साथ अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप एग्जाम्पल के साथ बना भी सकते हैं, कोई एक एग्जाम्पल ले लीजिए और उस पे रख करके बना सकते हैं। ठीक है, वैसे आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछे तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 27 गुना हो सकता है। ठीक है, हो सकता है 2 गुनी की जगह 4 गुनी 5 गुनी, तो आप एक बार रख करके बना सकते हैं। आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, तो बताइए आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। एकदम फार्मूला है, गुण 2 पाई आर स्क्वायर। आगे क्या कहते हैं समझिए, नहीं नहीं 3 पाई आर स्क्वायर, हाँ 3 पाई, क्या कहता है अर्धवृत्त का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कहता है ना, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कहता है, नहीं 2 पाई आर स्क्वायर ही होगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं ना अर्धगोला का, 3 पाई आर हो ही नहीं सकता, जब आयतन कहता है तब हम लोग 1/3 करते हैं, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर होगा, और वृत्त का पूछता है तो पाई आर स्क्वायर आता है, शंकु के छिन्नक का आयतन होगा, तो शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होगा बताइए शंकु के छिन्नक का आयतन, एकदम क्लास में सबको रटवा चुके हैं, 1/3 पाई h r1 r2 और r×r छिन्नक का आयतन। ठीक है, एक बार आप लोग रट्टा लगा ले सकते हैं। ठीक है, अब बस कुछ ही क्वेश्चन बच चुके हैं, इसको भी एक बार देख लेते हैं। कही तक थी कि उस समांतर श्रेणी उन श्रेणियों का सार्व अंतर क्या होगा जिसकी a बराबर 18 और a18 माइनस a14 इक्वल टू 32 होगा, a18 a प्लस n माइनस 1 × d और a14 यहाँ पर देखिए 1 × d है, तो यहाँ पर क्या n की जगह 18 है ना, तो a प्लस 17d माइनस a प्लस 13d और दोनों को घटा करके इक्वल टू 32 कीजिएगा और वहां से डी का वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिएगा, आपका निकल करके आ जाएगा। क्लियर है सब लोग का, वैसे इसका आंसर आपका 8 आएगा। ठीक है, हाँ अंतर 4 8 आ जाएगा, 4 का अंतर। गोला का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो इसकी पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, व्यास कहते थे, त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं गोला का फार्मूला पर। एक बेलनाकार की ऊंचाई इतना सेंटीमीटर और बेलन का वक्र सतह क्षेत्रफल इतना, तो इसका आयतन क्या होगा। देखिए ऊंचाई दिले है, क्षेत्रफल से आप त्रिज्या निकाल सकते हैं, जैसे त्रिज्या निकलेगा तो फार्मूला पर करके आयतन निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे हम आपको इन दोनों का आंसर बता रहे हैं, सबको क्लियर है। इसका आपका आ जाएगा 5,544, और क्वेश्चन नंबर 100 का आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 396 आ जाएगा। ठीक है।
हाँ ठीक है, 396। तो अभी फिलहाल हम 100 क्वेश्चन को रिवाइज करवा दिए हैं। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को और इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आप लोग का कल एग्जाम है। आई होप आप लोग का कल का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। टेंशन लेने वाली थोड़ा भी बात नहीं है। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। अब आप तैयारी में लग जाइए और अच्छा से तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए गुड नाइट। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट रहेगा। सारे लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए। गुड नाइट, गुड नाइट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। चलिए ठीक है, ठीक है, तो सेशन को आप समाप्त करते हैं।